ये कहानी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना अराउंड द वर्ल्ड इन 8 वेज का हिस्सा है जिसे सिगिल मागन और यहोराम गलीली ने बनाया है। कहानी घंटियां किसके लिए बजी के लिए। मूल रूप से ये कहानी राम गोलान ने हिब्रू में लिखी थी। इसे पहले को पायलट की मदद से अंग्रेजी में अनुवादित किया गया और फिर सिंथेसिया के जरिए अन्य भाषाओं में। ये परियोजना कविता के अनुवाद की गुणवत्ता और भावनात्मक गहराई को खोजती है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा किया गया है। घंटियां किसके लिए बजी के लिए। रिमोट कंट्रोल के लाल बटन के ऊपर मिकी ओलिवर का अंगूठा टिका था, जबकि एक आंसू उसकी गाल पर बह गया। इसे कुछ और समझ लेना आसान होता, शायद बहुत देर तक टेलीविजन की झिलमिलाती स्क्रीन देखने के बाद पिघलती हुई आंख समझ लेते, चैनल से चैनल बदलते हुए। लेकिन कोई भी बूंद दूसरी जैसी नहीं होती। ये एक आंसू था, और वो भी खुशी का आंसू, खुशी और सौभाग्य। ये सब देर रात हुआ। झींगुर सो चुके थे और मुर्गियां बस जागने ही वाली थीं। सिनसिनाटी के बाहरी इलाके के एक ऊँघते उपनगर में मिकी ओलिवर अपनी आराम कुर्सी पर बैठा था और सोने से इनकार कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसकी जीवन शैली बहुत सक्रिय थी। जितनी उसकी नींद दूर जाती गई, उतना ही वो घिसे हुए कुशन में धंसता गया। उसका बिस्तर अब उसे शायद ही पहचानता था। उसकी आंखें कभी गद्दे पर बंद नहीं होती थीं, और लंबे झपकों और सीधे बैठकर हल्की झपकी के बीच उसकी भारी पलकों के नीचे काला रंग उभर आता था। कुछ लोगों के लिए, जिनमें मिकी भी शामिल था, काला कभी रंग नहीं था, बल्कि रंगों की अनुपस्थिति थी, और खालीपन के साथ ऊबना कभी चूकता नहीं था। ऊब अपनी प्रकृति से नींद लाती है, और भगवान जानते हैं मिकी को सही मायनों में आराम की जरूरत थी। लेकिन नींद सपने लाती है, और जब वे सपने फीके हों तो उम्मीद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचता। तो इसमें हैरानी नहीं कि मिकी हर सुअर जैसी खर्राटे के साथ जागते रहने की कोशिश करता रहा। लेकिन मिकी ओलिवर की जिंदगी हमेशा चार दीवारों के बीच नहीं फंसी थी। कुछ समय पहले तक वो सुबह उठता था और रात को सोता था। लेकिन वो बहुत पहले की बात है, या कम से कम ऐसा लगता है, उस वायरस से पहले जिसके बारे में आपने सुना होगा। तब से अनगिनत लोगों की तरह मिक्की भी बेरोजगार हो गया। कई लोगों की तरह मिक्की को भी घर पर रहने के लिए कहना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन अमेरिका के ऊपर मंडराता हुआ संघीय हेलीकॉप्टर लगातार पैसों के पैकेज गिराता रहा, और यहाँ तक कि माइकी को भी ये काफी अच्छा लगने लगा था। देर तक सोकर भी रोजी कमाओ। वो अपना समय कांच की उन स्क्रीन के बीच भटकते हुए बिताता था जो उसे बताते थे कि क्या देखना है। और जब वे तुम्हें बता देते हैं कि क्या देखना है, तो वे तुम्हें ये भी बताते हैं कि कैसा महसूस करना है। जब तक कि घंटे घंटे बीतते जाते हैं और हर एहसास सुन्न हो जाता है, बस एक आदतन प्रतिक्रिया बचती है जो लार से शुरू होती है और घंटी बजने, दरवाजा खुलने, हड़बड़ी में आए डिलीवरी मैन और एक और डिब्बे पर खत्म होती है, जिसमें वही चीज होती है जिसे खरीदने के लिए तुम्हें कहा गया था। दिन आपस में घुल मिल गए। माइकी अक्सर मंगलवार को बुधवार समझ लेता, बुधवार को गुरुवार, और जब वो शनिवार और रविवार भी गड़बड़ा देता, तो अब वो चेक करने की जहमत भी नहीं उठाता। अब रिजर्व हेलीकॉप्टर पहले जैसे पैकेज नहीं गिराता था। कुछ चक्कर लगाने के बाद वो बस घरों के ऊपर माइक से मंडराता रहता और सभी बेरोजगार लोगों से दफ्तर लौटने की अपील करता। बहुतों की तरह मिक्की को भी ऑफिस लौटने के लिए कहा जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अचानक उसे महामारी के शुरुआती पागलपन की याद आने लगी, उस बहाने की जिसने उसे वहीं रहने दिया जहां कुछ भी बुरा नहीं था। भले ही वो अच्छा क्या है ये भूल चुका था। वो उन लोगों पर शक करने लगा जिन्होंने कभी कहा था कि घर पर रहना उसकी सेहत के लिए जरूरी है, क्योंकि अब वही लोग कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बाहर जाना चाहिए। उसने इतनी खबरें पढ़ ली थी कि उसे पता था दुनिया बुरी है, हालांकि स्क्रीन के जरिए थोड़ी कम बुरी लगती थी। मिकी औरों की तरह असल में कभी लॉकडाउन से बाहर ही नहीं निकला। लेकिन आमदनी का क्या? कोने में रखे बंद डिब्बों पर एक नजर डालना ही काफी था ये समझने के लिए कि मुफ्त में मिलने वाले पैसे की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ऐसी कोई नौकरी नहीं थी जो मिक्की ना कर सके। बस शर्त ये थी कि उसे अपने दरवाजे के बाहर कदम न रखना पड़े। वो डिजिटल फोरमों में भटकता रहता,
गुमनाम वेबसाइटों के घूमते दरवाजों में आता जाता रहता। एक दिन उसे एक व्यापारी ने ठग लिया, जिसकी जुबान भी खास मीठी नहीं थी। लेकिन इतने समय तक अपनी आवाज का इस्तेमाल न करने के बाद मिक्की को हर शब्द में सच्चाई नजर आने लगी थी। यही जिंदगी है, उस आदमी ने मिक्की को डांटने के बाद कहा। और तब मिक्की ने समझा कि बेवकूफ मरते नहीं, वे बढ़ते जाते हैं। अब बस यही बचा है कि अपने नीचे और बेवकूफ इकट्ठा किए जाएं। एक मूर्ख कभी पिरामिड पर चढ़ नहीं सकता, वो बस उसकी नींव को चौड़ा करने और खुद और नीचे धंसने में मदद कर सकता है। उस आदमी ने क्या कहा था? चांद पर जमीन। उसने कसम खाई कि मिक्की बाद में इसे मुनाफे में बेच सकता है, और मिक्की ने भी कसम खाई कि वो सच में मुनाफा कमाएगा। उसने ऑनलाइन ट्रेडिंग कोर्स ढूंढे और अनगिनत विकल्प मिले। हर शिक्षक को यकीन था कि उसी ने तरीका खोज लिया है। तभी मिक्की को एहसास हुआ कि कोई तरीका है ही नहीं। जल्द ही वो ऑनलाइन दुकानें चला रहा था, जहां वो सस्ते डिब्बे खरीदता और उन्हें महंगे दाम पर बेच देता। कभी-कभी तो बिना देखे कि अंदर क्या है। कभी-कभी वे खाली होते थे। उसने सोचा, कोई ना कोई तो खरीदेगा ही, कोई ना कोई तो क्लिक करेगा, भले ही गलती से ही सही। बाद में उसे शेयर बाजार में दिलचस्पी होने लगी। उसे अर्थशास्त्र समझने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसने एक सलाह चैनल शुरू किया। नाम रखा मिलियन फ्रीडमैन। उसे बस इतना करना था कि अलग-अलग विद्वानों के वीडियोस देखे और जिस किसी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हों, उसकी नकल करे। स्वाभाविक रूप से उसने सही उपकरण खरीदे, एक अच्छी कैमरा, तेज लाइटिंग, उसकी आवाज को गहराई देने वाला माइक्रोफोन और शर्ट्स। उसका स्टाइल था हर वीडियो में अलग रंग की शर्ट पहनना। पैंट्स की जरूरत नहीं थी। कई बार वो बॉक्सर्स में शूट करता, कैमरे के बाहर सुरक्षित रहता। रात दर रात वो फॉर्म्स खंगालता ताकि अगला हॉट स्टॉक ढूंढ सके, जिसे वो क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा फीस लेकर गुपचुप सुझा सके। एक रात तक जब उसे लालची राजकुमार से एक गुमनाम संदेश मिला, एक छोटा सा संदेश जिसमें हैशटैग था टीयर डाउन द वॉल स्ट्रीट।